नमस्ते, वेलकम टू थिंक विद प्रियम अगेन। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जो पिछला छूट गया था वहीं से। ठीक है, तो हमने देखा था पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में। सबसे पहले तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था मार्जिनलाइजेशन के बारे में कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। दो कम्युनिटी के बारे में हमने पढ़ा था। एक तो आदि ट्राइबल पॉपुलेशन थी, दूसरी थी हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसमें हमने स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पिछले पार्ट में, पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो है बहुत हद तक इन लोगों की सेफ्टी से गार्डिंग का काम हो रहा है। इनकी फंडामेंटल राइट इन लोगों को, हम लोगों को, सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिनके लिए हमें स्पेशल लॉज, गवर्नमेंट को स्पेशल लॉज बनाने की जरूरत होती है। तो उन्हीं में से 2 लॉज के एग्जाम्पल आपको आज इस चैप्टर में दे रखे हैं और हम वही पढ़ने वाले हैं इस वाले पार्ट में। तो पहला जो लॉ है वो है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में SC/ST एक्ट 1989, यानी कि SC/ST मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो SC/ST एक्ट 1989 भी बोल सकते हो। एट्रोसिटीज का मतलब होता है वायलेंस, मेनली फिजिकल वायलेंस। तो किन चीज़ों को हम एज अ वायलेंस कंसिडर करेंगे और उसके बाद जो है उस पर पनिशमेंट देंगे, इसके बारे में बात है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? फ्रेम्ड in response to demand from Dalit and other groups that existing laws were inadequate to address the horrific atrocities and humiliation they faced daily despite constitutional guarantees of like Article 17, violence and discrimination persisted। दलित लोगों ने, यानी कि जो हमारी जो दलित कम्युनिटी थी, उसने क्या कहा? दलित लोग वो लोग हैं जिनके साथ हिस्टोरिकली, पुराने टाइम से, बहुत टाइम पहले से जो है भेदभाव होता हुआ आ रहा है। ठीक है, किसके बेसिस पर हो रहा है? बेसिकली कास्ट के बेसिस पर हो रहा है। तो जो दलित लोग थे उन्होंने ये डिमांड करी कि भले ही हमें फंडामेंटल राइट में प्रोटेक्शन मिल रखी है, भले ही हमें इक्वालिटी मिल रखी है, जस्टिस मिल रखा है, सब कुछ, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन हमारी जो डेली लाइफ है ना, उसमें हमारे साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उसके लिए हमें कोई प्रोटेक्शन करने वाला नहीं है। तो आप क्या करो? गवर्नमेंट को इन्होंने बोला कि आप एक स्पेसिफिक हमारे लिए कानून बनाओ जो हमारी ये जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथ बदतमीजी की जा रही है, हमारे साथ वायलेंस किया जा रहा है, हमारे साथ गाली गलौज की जा रही है, उस चीज़ को हैंडल कर सके। ठीक है, तो उनने बोला कि भले हमें आर्टिकल 17 दे रखा है जिसमें कोई हमारे साथ अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा स्पेशली, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप एक स्पेशल लॉ बनाओ इसी चीज़ के लिए। ठीक है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट था कि ये लॉ क्यों आया, ये रीज़न था इसका। पर्पस क्या था इस लॉ का? जो पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट क्राइम्स, एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय पीपल फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट। अब एक है कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, दूसरी कास्ट है डोमिनेंट क्लास, यानी कि ऐसे डोमिनेंट यानी कि जो पावरफुल कास्ट है या जो अपर कास्ट है, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपर कास्ट के लोग क्या कर रहे हैं? ये जो दलित कास्ट के लोग हैं इनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं, इनके साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं, इनके साथ छेड़खानी भी कर रहे हैं, मतलब बहुत गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो इसका पर्पस, ये जो कानून था इसका पर्पस क्या था? हमने रीज़न देख लिया, इसको लाने के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि डेली लाइफ में उनके साथ बहुत सारी जो भेदभाव, बहुत सारी ह्यूमिलिएशन की चीज़ें हो रही थी जिनको फंडामेंटल राइट जो है हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो पर्पस क्या है कि ताकि जो इनके साथ जो क्राइम हो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ जो ये क्राइम हो रहे हैं, जो डोमिनेंट क्लास के लोग, यानी कि जो अपर क्लास के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे उनको बचाया जा सके। इसमें जो सबसे मेन प्रोविजंस हैं, यानी कि इसकी जो मेन बातें हैं, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। द एक्ट लिस्ट स्पेसिफिक क्राइम्स रिकॉग्नाइज एज द एट्रोसिटीज, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एक्शन, कुछ स्पेशल एक्शन को इसने क्या बोल दिया कि ये एट्रोसिटीज माने जाएंगे। एट्रोसिटीज मतलब कि ये फिजिकल वायलेंस माना जाएगा, फिजिकल वायलेंस माना जाएगा। दिस गो बियॉन्ड द जनरल क्राइम्स एंड एक्नॉलेज कास्ट बेस्ड मोटिव्स एंड ह्यूमिलिएशन। तो ये जो जनरल क्राइम्स होते हैं उनके अगेंस्ट इसको एक कास्ट बेस्ड क्राइम माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फोर्सिंग SC/ST मेंबर टू ईट और ड्रिंक इन एडिबल और ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस, यानी कि इसमें एग्जाम्पल दिए किन किन चीज़ों को क्राइम माना जाएगा। जैसे कि SC/ST कम्युनिटी के लोगों को अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाने को कह रहे हैं जो नहीं खाई जानी चाहिए, जो नहीं पी जा सकती है, जैसे कि कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कई बार कुछ लोग जो होते हैं ज़बरदस्ती किसी को यूरिन पीने के लिए कहते हैं एज अ पनिशमेंट। कई बार क्या होता है कि जो गाय का जो गोबर होता है उसकी बॉडी पे लगा देते हैं, है ना, ज़बरदस्ती लगा रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहा है, वो नहीं करना चाह रहा है, फिर भी ये एज अ पनिशमेंट उसके साथ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही इस लॉ के अगेंस्ट क्या कर दी गई? क्राइम प्रूफ कर दी गई कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्रिमिनल माना जाएगा।
wrongfully occupying और cultivating land owned by और allotted to SC/ST member, यानी कि कोई भी SC शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप का मेंबर है, उसकी अपनी ज़मीन है, उसको कोई अगर कब्जा कर ले रहा है तो ये भी क्या होगा, क्राइम माना जाएगा, वायलेंस माना जाएगा। फोर्सिबली रिमूविंग क्लोथ्स, पैराडिंग नेक्ड और विथ पेंटेड फेस एंड बॉडी, क्या होता है कि जो SC/ST कास्ट की जो फीमेल्स होती है उनके साथ हमेशा क्या किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, छेड़खानी की जाती है, उनको नेक्ड कर दिया जाता है और नेक्ड करके पूरी मार्केट में घुमाया जाता है। तो अगर आप किसी के कपड़े उतार रहे हो, उसको नेक्ड कर रहे हो, उसकी बॉडी पे ब्लैक पेंट करके या कैसा भी पेंट करके उसकी बॉडी को ऐसे घुमा रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्राइम मानी जाएंगी। असॉल्टिंग और यूजिंग फोर्स ऑन एनी SC/ST वुमेन विथ इंटेंट टू डिसऑनर हर, यानी कि किसी भी SC/ST कम्युनिटी की जो वुमेन है उसके साथ बदतमीजी करना, ठीक है, और डिसऑनर करना, यानी कि जो उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी जो मर्यादा है, उसके अगेंस्ट काम करना, वो सारा क्या चीज़ मानी जाएगी, वो क्राइम की तरह कंसीडर किया जाएगा। डिनाइंग कस्टमरी राइट ऑफ पासेज टू पब्लिक प्लेसेस, अब जैसे कि जो पब्लिक प्लेसेस है, जैसे मंदिर में जाना हो, पार्क में जाना हो, इन सारी जगह पे पहले इन लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया उसने हमें राइट दे दिया कि कोई भी पर्सन कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम फिर सकता है। बावजूद इसकी कुछ कम्युनिटी जो है इन लोगों को रोकती थी, तो अगर अब वो ऐसा करती हैं इस लॉ के पास होने के बाद भी, तो क्या होगा, वो चीज़ एज अ क्राइम कंसिडर की जाएगी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट एक्नॉलेज द स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ वायलेंस in humiliation linked to caste hierarchy and tribal identity, providing the stronger legal recourse। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो चीज़ें जिनको पहले क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता था, अब उनको क्राइम कंसीडर किया जाने लग गया। तो अब ये जो चीज़ें जो डेली बेसिस पर इन लोगों के साथ होती थी, उसको भी अब हैंडल किया जा सकता था इस वाले एक्ट के थ्रू में, SC/ST एक्ट 1989 के थ्रू में। तो समझ में आया इस एक्ट में क्या था, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, कि डेली लाइफ में जो SC/ST कम्युनिटी के लोग थे बहुत ज़्यादा डिसह्यूमिलिएशन, भेदभाव, ये क्राइम, ये सारी चीज़ें फेस कर रहे थे। फंडामेंटल राइट उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा था, करता था पर बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया, एक नए लॉ की डिमांड करी। पर्पस क्या था कि इनको प्रोटेक्ट करना था। इसके की प्रोविजन क्या थे कि अगर आप किसी के साथ उसको पेंट करके, उसको नेक्ड करके घुमा रहे हो तो ये क्राइम होगा। किसी जो दलित कास्ट की जो वुमेन है उसको डिसऑनर कर रहे हो तो क्राइम होगा, या उसको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंस खाने पीने को बोल रहे हो जो एक्चुअल में नहीं खाए पिए जाने चाहिए, वो क्राइम होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। सिग्निफिकेंस ये क्या था कि इससे ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसकी रक्षा होती। आई होप ये वाला पार्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्ट में 1989 के एक्ट की ही अभी बात हो रही है। दिस एक्ट इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर द आदिवासीज, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द लैंड राइट्स, यानी कि जो भी लैंड राइट्स है ना, उसके लिए भी ये जो राइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसके कुछ सेक्शन है। क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 स्पेसिफिकली क्रिमिनलाइज द रॉन्गफुल डिस्पोजिशन और इंटरफियरेंस विद द लैंड ऑफ ST मेंबर्स, यानी कि जो भी शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, जो जंगलों में रहने वाले होते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब, तो इनकी जो भी ज़मीन होती है, अगर कोई भी इसको गलत तरीके से कब्जा कर लेता है, डिस्पोजिशन कर लेता है, इंटरफेयर करता है, तो वो क्या होगा, उसके लिए उसको भी जो है क्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी कि ये चीज़ भी करना क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा। आदिवासी एक्टिविस्ट हाईलाइट दैट डिस्पोजेशन फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल लैंड्स ऑफन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, माइनिंग एटसेट्रा इज अ मेजर फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड इनजस्टिस। ये जो आदिवासी लोग हैं ये क्या कह रहे हैं कि जो क्या होता है कि कई बार इनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। कई बार बोला जाता है कि यहाँ पे डैम बनाया जाएगा, डेवलपमेंट वर्क होगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, रोड बनाई जाएगी, माइनिंग होगी, इन सब के नाम पे क्या किया जाता है, इनके जंगल ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाता है। तो ये भी इनके साथ एक बहुत ही बड़ा वायलेंस है, एक इनजस्टिस है। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे थे दलित लोगों के बारे में। इसी एक्ट में दलित लोगों के लिए भी काम किया गया है। दलित मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग। अभी हम किसके बारे में देख रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब जो है, शेड्यूल ट्राइब यानी कि जंगलों में रहने वाले। तो ST लोगों के लिए उनको क्या क्या फायदा मिल रहा है, इनको लैंड के राइट जो है इसके एक्ट के थ्रू मिल रहे हैं कि इनके लैंड के राइट रहेंगे। कोई भी अगर कब्जा कर लेता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। माइनिंग प्रोजेक्ट के नाम पे भी कोई आपकी लैंड नहीं ले सकता है। दे आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट ऑफन वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड लॉज मेड टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड एंड अलाउइंग नॉन ट्राइबल इंक्रोचमेंट और फेलिंग टू फॉलो द प्रोसीजर्स। ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिया है कि कोई भी पर्सन जो है ट्राइबल लोगों की लैंड को छीन नहीं सकता, बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि हॉस्पिटल बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाने, सबके नाम पे गवर्नमेंट ही खुद
जो इन लोगों को अलाउ कर देती है कि वो यहाँ जंगलों में आकर जो है ये सारे के सारे काम करें। तो एक्चुअल में खुद लॉ बनाने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है और उसको लॉ को ब्रेक करने का काम भी गवर्नमेंट ही कर रही है। तो सी के जानू जो है एक एक्टिविस्ट है, एन आदिवासी एक्टिविस्ट पॉइंट आउट द आयरनी दैट वायलेटर्स ऑफन इंक्लूड स्टेट गवर्नमेंट देमसेल्व्स। तो सी के जानू जो एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट मतलब जो आंदोलन वगैरह करते हैं, ये क्या कहते हैं कि आयरनी ये है, कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि गवर्नमेंट खुद ही लॉ बना रही है कि कोई ये कब्जे करने वाले काम नहीं करेगा, कोई इनकी लैंड नहीं छीनेगा, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट खुद ही सबसे बड़ी कल्प्रिट है या सबसे बड़ा उसका हाथ रहता है इन लोगों की ज़मीन को छीनने में, उसको कब्जा करने में। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये एक्ट हमारा, ये जो था हमारा लॉ, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद है हमारा द शेड्यूल ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलते हैं। ड्वेलर्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब जो जंगलों में हमेशा से रहते आए हैं, जंगल के जो मूल निवासी हैं उनको ड्वेलर्स कहा जाता है। तो जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनके क्या राइट हैं उसके बारे में इसमें बात की गई है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। दिस लेटर एक्ट एम्स टू अंडू द हिस्टोरिकल इनजस्टिस टू फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर राइट्स टू लैंड एंड रिसोर्सेज दे ट्रेडिशनली डिपेंडेंट अपन। It complements the struggle against the land alienation protected under the 1989 Act। क्या होता है कि ना जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं कई सालों से, कई पीढ़ियों से, सालों क्या कई पीढ़ियों से रहते हैं, मतलब इनके दादा परदादा सब लोग जो है जंगलों में रहते हुए आए थे। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जंगलों में रहते तो आ रहे थे, तो इनका घर तो जंगल ही हुए, बट इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता था कि ये उनका ही घर है या ये उनकी ही ज़मीन है, क्योंकि उनके पास पेपर्स नहीं होते थे। ऑफ कोर्स उनके पास पेपर्स होंगे भी नहीं, वो जंगलों में रह रहे हैं। तो इसकी वजह से इतने साल तक रहने के बाद भी उनकी ज़मीन पे उनका कोई हक नहीं होता था। तो ये हक दिलाने का काम किसने किया है, ये 2006 के एक्ट ने किया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं द इशू ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है, मैनुअल मतलब होता है खुद से, हाथ से, सेल्फ होके। स्कैवेंजिंग मतलब है निकालना उस चीज़ को। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप ह्यूमन के एक्सक्रीटा आप समझते होगे, ठीक है, जो यूरिन वगैरह होता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, वेस्टेज होता है ह्यूमन का, तो जो हमारी बॉडी से निकलता है, तो उस चीज़ को जब कोई पर्सन अपने हाथ से उठाने का काम करता है, उसको साफ करने का काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये बहुत ही एक डिसह्यूमिलिएशन वाला काम है, मतलब ये काम तो है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लोगों को हाथ से करना पड़ता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये काम मशीनों से होता है, लेकिन इंडिया में क्योंकि अभी भी पिछड़ापन है, तो बहुत सारी कम्युनिटी के लोग जो है इसको हाथ से करते हैं, और इसकी वजह से कई बार उन लोगों की डेथ भी हो जाती है, और कई बार लोग जो है बहुत ज़्यादा गैस के क्या कह सकते हैं, गैस के कनेक्शन में आके जो है बीमार भी हो जाते हैं। सो डेफिनेशन इसकी क्या है, रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग द ह्यूमन और एनिमल वेस्ट, यानी कि जो ह्यूमन का वेस्ट है, जो हमारी बॉडी से निकलता है, एनिमल का वेस्ट है, एक्सक्रीटा, यूजिंग द ब्रूम्स, उनको झाड़ू की मदद से, प्लेट की मदद से, बाल्टी की मदद से, जो ड्राई लेट्रिन्स होती हैं वहाँ से अपने हेड पे कैरी करना, उसको निकालना, अपने हेड पे कैरी करना, और उसको फिर जाके ग्राउंड में दबाना, दफनाना या उसको फेंकना। ये काम को, पूरे काम को, इस पूरे काम को क्या कहते हैं, हम मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। तो क्या होता है, अभी आपके यहाँ पे जो भी लेट्रिन्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, फ्लश का सिस्टम होता है कि आपने एक्सक्रीटा किया, उसके बाद आप फ्लश कर दोगे तो वो जो मेन पाइप होती है उसके थ्रू वो चला जाता है। लेकिन बहुत सारी जगह पे अभी भी ऐसा होता है कि जो ड्राई लैट्रिन्स का सिस्टम होता है, यानी कि वहाँ पे एक बेसिकली गड्ढा बनाया जाता है, गहरा गड्ढा होता है, और उसी के ऊपर ही वो सीट वगैरह रख दी जाती है। तो एक टाइम बाद क्या होता है, वो गड्ढा भर जाता है, और जब वो गड्ढा भरता है तो जो कोई पर्सन होता है उसको वो अपने हाथ से निकाल के साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो मेनली ये जो प्रॉब्लम है, ये ड्राई लैट्रिन्स की प्रॉब्लम है, लिंक टू कास्ट predominantly forced upon Dalit women and girls, particularly from the Valmiki community in North India। तो अब ये कास्ट से कैसे कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि कुछ कास्ट को हमारी कास्ट हायरार्की में आपको पता होगा कि ये बताया गया कि हमारा जो कास्ट सिस्टम है उसमें 4 तरह के कास्ट बताई गई हैं। एक होते हैं हमारे ब्राह्मण, जो सबसे अपर माने जाते हैं, फिर होते हैं वैश्य, फिर शूद्र होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र होते हैं। शूद्र जो होते हैं सबसे लोअर माने जाते हैं।
तो शूद्र लोग और मेनली जो हमारी कास्ट है उसमें जो सबसे पिछड़ी जाति के जो लोग होते हैं ना, उनको ये साफ सफाई का काम दिया गया था। जो सबसे पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो गरीब हैं, उनको क्या काम दिया गया कि आप ये जो सबका जो मैल है, जो एक्सक्रीटा है, ह्यूमन वेस्ट है, उसको क्या करोगे, साफ करने का काम करोगे। तो ये चीज कितनी गलत है कि सबका जो ह्यूमन वेस्ट है वो एक पर्टिकुलर लोग उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी एक जाति से बिलोंग करते हैं। अब कोई भी पर्सन किसी भी जाति में जन्म ले सकता है, इसमें आपका और मेरा कोई रोल नहीं है ना। बावजूद इसके उस जाति के लोगों को ये काम करना पड़ रहा है, और ये बहुत ही गलत बात है। मेनली जो दलित कम्युनिटी की जो वुमेन्स होती थी, गर्ल्स होती थी, उनको फोर्स किया जाता था ये काम करने के लिए। हैजार्डस प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कंडीशन है इसकी बहुत हैजार्डस होती है, बिकॉज आप इतनी गंदी चीज के एक्सपोजर में होते हो जिसमें से बहुत सारी गैस निकलती होती है, पॉइजनस गैस निकल रही होती है। डिमांडिंग, एक्सट्रीमली डीमीनिंग काम है, एक ही बहुत ही गंदा समझा जाने वाला काम है। एक्सपोजिंग वर्कर्स टू सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स, इससे उनको इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन, आई, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके लिए उनको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी मिली हो, इसके लिए उनको बहुत ही लो वेज मिलता है। ठीक है, समझ में आया? जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम है, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है? जब आप ह्यूमन एक्सक्रीटा को अपने मैनुअली हाथ से किसी जगह पे डिस्पोज करते हो। इसको कास्ट सिस्टम से जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि दलित कास्ट के जो लोग हैं, स्पेशली वुमेन्स और गर्ल्स, उनको फोर्स किया जाता है ये काम करने के लिए। हजार्डस वर्क कंडीशन होती है, बहुत ही खराब वर्क कंडीशन होती है, इसलिए कोई भी इस काम को करना नहीं चाहता है। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी इस चीज को रोकना चाहती है। तो लेजिस्लेशन, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिटेशन एक्ट 1993, यानी कि इस चीज को प्रोहिबिट कर दिया गया है 1993 के एक्ट के थ्रू, यानी कि रोक दिया गया, एक तरीके से क्राइम सा बना दिया गया। मेड एम्प्लॉइंग मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग ड्राई लैट्रिन्स इलीगल, यानी कि अगर कोई भी पर्सन ऐसी ड्राई लैट्रिन बनवाता है और किसी से मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाता है, हाथ से ये सारे काम करवाता है, तो ये क्या होगा, इलीगल होगा, क्राइम माना जाएगा। द प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। पहला एक्ट कब आया था? 1993 में आया था, जिसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई ये काम करवा रहा है, ड्राई लैट्रिन बनवा रहा है, तो क्या होगा, वो इलीगल होगा। दूसरे एक्ट में क्या किया गया कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, अब क्योंकि इन्होंने इतने सालों से, इतनी पीढ़ियों से ये काम किया है ना, तो इसकी वजह से इनके साथ एक टैग जुड़ जाता है कि ये पर्सन ये काम करता था, और उसकी वजह से इन्हें और कहीं जगह काम नहीं मिलता। तो इनका रिहैबिलिटेशन करवाना, दोबारा से इनको काम दिलवाना, एक अच्छी लाइफस्टाइल दिलवाना, ये इस चीज के लिए ये एक्ट लाया गया था। केम इनटू फोर्स इन दिसंबर 2013, स्ट्रेंथनिंग the 1993 Act. It prohibits manual scavenging in all forms and emphasizes the rehabilitation of identified manual scavengers. यानी कि किसी भी फॉर्म में अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है किसी भी तरीके से, तो इसने उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया, और ये जो पर्सन थे जो ये काम करते थे उनको दोबारा से एक अच्छी लाइफस्टाइल देने की कोशिश की। एक्टिविज्म इसके लिए क्या है? ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सफाई कर्मचारी आंदोलन हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन हाईलाइटिंग द इशू। इसके लिए एक सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाया गया था। सफाई कर्मचारी जो आंदोलन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने इनके लिए बहुत ज्यादा काम किया। पीआईएल्स डाली इनके लिए कोर्ट में, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप कोर्ट में जाओगे, केस जो फाइल होता है आपका, तो उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है ना। तो यानी कि आपका कोई भी केस है तो आप ही लड़ोगे उसको, आपके बिहाफ पे आपका वकील लड़ता है। लेकिन पीआईएल में क्या होता है कि मान लो मैं इतनी गरीब हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ, किसी भी रीजन की वजह से मैं कोर्ट में नहीं जा सकती हूँ, मेरे बिहाफ पर कोई भी और पर्सन मेरे लिए हक की मांग कर सकता है, मेरे लिए जस्टिस की मांग कर सकता है, तो उसको बोलते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एंड पुशिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड डिग्निटी फॉर द सैनिटेशन वर्कर्स। तो ये जो सफाई कर्मचारी आंदोलन का जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसने क्या किया, पीआईएल के थ्रू इन्होंने क्या किया, जो लोग थे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कर रहे थे, जो लोग कोर्ट तक नहीं जा सकते थे, उनके लिए कोर्ट में गई और उनके लिए जस्टिस की डिमांड करी, उनके लिए एक सम्मान वाली जिंदगी की डिमांड करी। In 2003, they filed a PIL complaining about the persistence of manual scavenging despite the 1993 Act and the violation of fundamental rights। और इसने क्या बोला कि भले ही 1993 में एक्ट आ गया, भले ही उसने उस चीज को प्रोहिबिट कर दिया, यानी कि खत्म करने की बात करिए, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे इंडिया में ये चीज अभी भी चल रही है, प्रेजेंटली भी चल रही है, जो कि
कोई भी पर्सन जो है उसका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में मेरा फेवरेट राइट है, राइट टू लाइफ, उसका वायलेशन कर दिया है। राइट टू लाइफ में डिग्निटी यानी कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, मैंने बताया था। तो एक पर्सन सम्मान के साथ कैसे जी रहा है जब वो किसी पर्सन का जो एक्सक्रीटा है उसको अपने हाथ से उठा रहा है, उसका सम्मान तो वहीं खत्म हो जा रहा है ना। तो इस चीज के लिए भी इन लोगों ने डिमांड करी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड करी। तो ये था पूरा आपका ये वाला एक्ट, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 1993, और उसके बाद का 2013। फिर आपका कंक्लूजन, असर्टिंग द राइट्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स, पॉलिसीज एंड लॉज ऑन पेपर इज नॉट इनफ। क्या कह रहे हैं कि भले ही हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे लॉज बनाए गए हैं, स्कैवेंजिंग एक्ट है, देखा बताया था ना कि 1993 में एक लॉ भी बन गया, कानून भी बन गया कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो पूरी तरीके से बैन है। बावजूद इसके आज भी मैंने खुद देखा है ऐसी चीज़ें होते हुए। तो मतलब बहुत शर्म की बात है कि सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ खुलेआम चल रहा है। तो पेपर पे चीज़ें होना और रियल लाइफ में क्या चीज़ें हो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड मस्ट कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल टू ट्रांसलेट दीज इनटू रियलिटी। तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, जो रोज अपने जीवन में अपनी लाइफ में इस चीज को फेस कर रहा है, उसको ये चीज पेपर से रियलिटी में लाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दिस इन्वॉल्व्स डिमांडिंग इन्फोर्समेंट यूजिंग द लीगल चैनल्स, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड रेजिंग द पब्लिक अवेयरनेस। तो इसके लिए सिर्फ पेपर पे काम करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए इन्फोर्समेंट यानी कि जो चीज पेपर पे कर दी गई है उसको रियलिटी में भी लागू करने की जरूरत होती है। लीगल चैनल्स यानी कि उसके लिए लॉ जस्टिस सिस्टम को भी काम करना पड़ता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करना पड़ता है, यानी कि जो हमारे नेता लोग हैं जिनको हमने वोट दिया है उनको भी उतनी ही डिटर्मिनेशन के साथ हमारा साथ देना होता है, काम करना पड़ता है। पब्लिक अवेयरनेस, साथ ही साथ जो पब्लिक है उसके अंदर खुद ये जागरूकता होनी चाहिए कि उसके साथ ये चीज़ गलत हो रही है, और इसके लिए वो कहाँ जा सकता है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्या वो हाई कोर्ट जा सकता है, क्या वो अपने लिए हक की मांग कर सकता है। तो जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक आपको जागरूकता नहीं होगी, तब तक आप कैसे अपने लिए लड़ोगे। द क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो जितनी भी ये इक्वालिटी की बात है, समानता की बात है, डिग्निटी की बात है, सम्मान की बात है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। ये डेमोक्रेसी का, क्योंकि ये फंक्शन है डेमोक्रेसी का, और जो हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसी तरीके से काम करती है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं था। मार्जिनलाइजेशन के बारे में था कि मार्जिन क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, मार्जिनलाइज ग्रुप कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन होता है, कुछ कॉजेज़ हैं, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मार्जिनलाइजेशन होता है। तो अच्छा, अगर मार्जिनलाइजेशन हो रहा है तो उस चीज़ को कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन यानी कि उस चीज़ को हम कैसे रोक रहे हैं, फिर उसके लिए क्या सिर्फ उतना ही काफ़ी है, या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कुछ बातें कही गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फंडामेंटल राइट्स है तो उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, फिर फंडामेंटल राइट्स ही काफ़ी हैं या उसके अलावा कुछ अलग से लॉ बनाने की भी ज़रूरत है। तो अलग से लॉ बनाए गए हैं तो कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं, ये सारी बातें थी आपके ये 1-2 चैप्टर्स में, पूरी कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन और उससे पहले वाले चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ एक बार 2x पे करके वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा चीज़ें। फिर भी नहीं आता है तो एक बार चैप्टर को रीड करो, फिर वीडियो को देखो, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बता देना कि और नेक्स्ट कौन से चैप्टर की मुझे वीडियो डालनी चाहिए, या आप कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। कोई भी सजेशन हो मुझे फ्रीली होके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।